Hello dear student, welcome back to online study. I am your educator Gunjan with new topic responses to abiotic factor. So in last class we have discussed about what are the biotic factor, what is abiotic factor, how climate and vegetation grow in a particular area, what is environment, what is ecology. So I hope that points were clear. Today we will see हाउ रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर आई मीन जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स के प्रति कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे अपने आप को इस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करते हैं. सो कम टू मेन पॉइंट. लेट्स सी व्हाट यू विल सी टुडे. टुडे विल डिस्कस some introduction, thermoregulation, homeostasis, regulate, conform, migrate, hibernate and estivate. I will try to my best and I will explain in detail. You will also try to understand. Come to main point. Let's see. There are some introduction about abiotic factors. So the abiotic factors are conditions of many habitats are never constant and keep changing significantly with time. जो आपका abiotic factors है, आपको पता है वाटर हो गया, एयर हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, जो भी क्लाइमेट चेंजेज होते हैं दीज आर द एबायोटिक फैक्टर. तो वे जो हैं वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं, ये जो है स्टैटिक्स नहीं है, ये डायनेमिक के फॉर्म में है, क्योंकि वी आर डिस्कस अबाउट इकोलॉजी. ठीक है, तो इसमें जो है ये क्या करते हैं, समय के हिसाब से चेंज होते रहते हैं या सीजन के हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं. These changes in abiotic condition also affect the organism living in that particular area. और जो भी ये changes होते हैं तो उस particular habitat को भी क्या करते हैं, affect करते हैं, और then जो organism वहाँ पे रहते हैं उसको भी affect करते हैं. ओके, जो भी changes होंगे abiotic factors में वहाँ के रहने वाले organisms, ठीक है, या चाहे और plants, animals, forest, ठीक है, सबको क्या करेंगे, affect करेंगे. To sustain life, many species go through a process called homeostasis. अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एवरी ऑर्गेनिज्म एक प्रोसेस से गुजरता है, उसको कहते हैं होम्योस्टेसिस. टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ देयर इंटरनल इन्वायरमेंट. वो अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करता है, किसके हिसाब से, जो वहाँ का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से यदि कोई ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर लाता है तो उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस. यहाँ पे बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं चाहे कितना भी एडवर्स कंडीशन हो, ठीक है. सो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो उसके हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन कर लेते हैं. दे कैन रेगुलेट, ये रेगुलेट हो सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, या तो माइग्रेट हो सकते हैं, या तो हाइबरनेट हो सकते हैं, या एस्टिवेट हो सकते हैं, या सस्पेंड हो सकते हैं. ठीक है, उस कंडीशन के हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बदल लेते हैं. तो हम आपको ये जो मेन टॉपिक्स हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इकोलॉजी में यूज होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. कम टू नेक्स्ट. लेट्स सी थर्मोरेगुलेशन. सो वो मैकेनिज्म जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के टेम्परेचर को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से मेंटेन करता है. द मैकेनिज्म बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म रेगुलेट देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एक्सटर्नल टेम्परेचर. यदि कोई ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल जो वहाँ का इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन. इसका बेस्ट एग्जांपल है क्या, ह्यूमन बींग्स. जो आपका ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, वो जहाँ जैसे इन्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है, क्योंकि हमारे बॉडी में सारी क्रियाएं होती हैं, सारी एक्टिविटीज होती हैं. ओके, तो जो हमारी बॉडी है वो थर्मोरेगुलेशन को एडजस्ट करने की क्षमता रखती है. यू कैन सी हियर, दिस इज द डायग्राम. इंफ्रारेड एक्सचेंज आते हैं जाते हैं, जो आपका ब्रेन थर्मोरेगुलेशन है, सोलर हो गया, सोलर ब्रेन रेडिएशन हो गया, इवोपरेशन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, परसेप्शन हो गया, कंडक्शन हो गया. तो सारी हमारी बॉडी में ऐसा, हमारा बॉडी ऐसा सेल है, ठीक है,
जो हर इन्वायरमेंट में क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। कम टू नेक्स्ट, लेट्स सी होम्योस्टेटिस। सो होम्योस्टेटिस जो है फिजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा हमने अभी पहले भी बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म है अपने इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करता है उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। जो वहाँ का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है तो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करता है। तो जो इसका एग्जाम्पल है, जब आप देखते हो कि जब आपका बॉडी में ग्लूकोज लेवल जो होता है ज़्यादा होता है, ठीक है, द कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल इज गुड एग्जांपल ऑफ होम्योस्टेटिस। उसमें क्या होता है कि जैसे आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो आप क्या करते हो, या तो ग्लूकोज चढ़ाते हो या तो आप फूड आइटम लेते हो, जो अच्छे से डाइट है वो लेते हो, ठीक है, अपने बॉडी के डाइट को बैलेंस करते हो। सो दीज आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ होम्योस्टेटिस। और जब हम अपने बॉडी में इंटरनल चीज़ें जो डाइट है अच्छे से लेंगे तो हमारी बॉडी जो होगी वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लेगी, ठीक है। फैट सेल रिलीज ग्लूकोज, जो आपका फैट सेल है वो ग्लूकोज को रिलीज करता है। ग्लूकोज जो होता है फूड आइटम से ब्लड स्ट्रीम में आता है, फिर पैनक्रियाज जो है इंसुलिन को सिक्रेट करता है, और फैट सेल्स जो होते हैं वो ग्लूकोज को अब्जॉर्ब करते हैं। अब्जॉर्ब करने के बाद से जो ब्लड ग्लूकोज है डिक्रीज करता है ओवर द टाइम, और पैनक्रियाज जो है फिर से ग्लाइकोजन को रिलीज करता है, और रिलीज करने के बाद से जो फैट सेल है वो भी ग्लूकोज को रिलीज करते हैं। यानी ये सारा चीज़ हमको किससे मिलता है, डाइट से। सब चीज़ किससे मिलता है, डाइट से। और हमारे बॉडी में ऐसे सिस्टम है जो कई तरह के हार्मोन को भी रिलीज करते हैं, तो इस तरीके से हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है। नेक्स्ट टू कम टू the mechanism by which organism regulate a constant osmotic concentration irrespective of their external osmotic concentration is called osmoregulation, ठीक है। जो आपका वो प्रोसेस जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या करता है, मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। द मैकेनिज्म बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म रेगुलेट ए कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। और ऑस्मोटिक प्रोसेस पता ही है आपको, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन एरिया टू हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया, ठीक है। तो ये जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है वो वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, अपने आप को फ्लक्चुएट करता है, रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। इसके जो एग्जांपल्स हैं जैसे कुछ इनवर्टिब्रेट्स हो गए और वर्टिब्रेट्स हो गए, ठीक है, जिसमें आपके बर्ड्स हो गए, मैमल्स होते हैं, ये रेगुलेशन का काम बहुत अच्छे से करते हैं। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट, लेट्स सी व्हाट इज कन्फर्म। कन्फर्म का मतलब ही होता है एडॉप्ट करना, उस हैबिटेट में अपने आप को एडजस्ट कर लेना, अडॉप्ट कर लेना। Some organisms that are unable to regulate their internal environment may partially regulate their internal environment or conform or adapt to external conditions. These organisms are known as conformers. कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं पूरे तरीके से अपने बॉडी को एडजस्ट नहीं करते हैं, वहाँ के हैबिटेट के हिसाब से, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से अपनी बॉडी को पूरे तरीके से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं वो तो, या थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, कन्फॉर्मर्स कहते हैं। वैसे ऑर्गेनिजम्स हम क्या कहते हैं, कन्फॉर्मर्स कहते हैं। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सच ऑर्गेनिज्म चेंज अकॉर्डिंग टू द एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बॉडी टेम्परेचर है वो वहाँ के जैसे वहाँ का टेम्परेचर होता है उस हिसाब से, वहाँ के सराउंडिंग के हिसाब से तुरंत ही अपने आप को क्या करता है, मेंटेन कर लेता है। और वो हमेशा के लिए नहीं होता है, टेम्पररी होता है, यानी डायनेमिक होता है, ठीक है। जैसे वहाँ का इन्वायरमेंट है वो ट्राई करेगा कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को उसके हिसाब से क्या करे, मेंटेन करे। सच एनिमल्स आर लाइकली टू कोप with the unfavorable condition by undergoing hibernation during winter to preserve energy and estivation in summer to avoid the heat related problem and desiccation, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कन्फर्मर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, यदि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उनके हिसाब से नहीं है तो कुछ टाइम के लिए क्या हो जाएंगे, छुप जाएंगे, कुछ टाइम के लिए अपनी बॉडी को
छुपा लेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जो लेजर्ड वगैरह होते हैं, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो वो अपने होल में चले जाते हैं, और जैसे ही धूप खत्म हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं। ये मोस्टली राजस्थान में देखा गया है। उसी तरह से आपने देखा होगा कि विंटर टाइम में, सॉरी, रेनी सीजन में जो स्नैक्स वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनके होल में क्या होता है, पानी भर जाता है, और जैसे ही रेनी सीजन खत्म हो जाता है तो वो अपने होल में पुनः वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो और फिर तो ये तो विंटर हो गया और रेनी सीजन का बात हो गया। और जो आपने देखा भी, मैंने लेजर्ड के बारे में बताया, जो राजस्थान में पाया जाता है, वो क्या करता है, समर में अपने पूरे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके होल में ही छिपा रहता है, और वहाँ के हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता रहता है। जैसे वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं, फिर वो बाहर आके आराम से रिलैक्स होके अपने हैबिटेट को पूरा करते हैं। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट। लेट्स सी माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब होता है माइग्रेट, दिस इज द वर्ब, माइग्रेशन दैट इज द मूवमेंट। सो माइग्रेट, the organism move away from time being from the stressful unfavorable habitat to more suitable habitat. कुछ ऐसा कंडीशन होता है कि आपने अभी देख रहे हो कि दिल्ली में या मुंबई में क्या है, बहुत ही कोरोना का प्रकोप है। तो इस समय क्या है कि जो भी वहाँ पे लोग काम करने गए थे, ठीक है, तो वो क्या कर गए, फिर से अपने अपने लोकल एरिया में वापस आ गए। और जैसे ये चीज़ें नॉर्मल होंगी, फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट से जो भी लेबर वगैरह हैं या जो भी वर्कर हैं वो फिर वहाँ चले जाएंगे। तो ये क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ, माइग्रेट हुआ। तो इसमें ये कह रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ टाइम के लिए जो स्ट्रेसफुल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन होता है, हैबिटेट होता है, वहाँ से क्या करते हैं, सुटेबल हैबिटेट में मूव ऑन करते हैं। और फिर जैसे ही स्ट्रेसफुल कंडीशन ओवर होता है तो फिर वो वापस आ जाते हैं अपने नेटिव प्लेस पे या अपने जहाँ वहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर गुड एग्जांपल है, मेनी बर्ड्स अंडरटेकन लॉन्ग डिस्टेंस टू माइग्रेट टू मोर हॉस्पिटेबल एरियाज। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बर्ड हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं कि जब उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है, तो उसमें वो क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तय करके दूसरे एरिया में चले जाते हैं। जैसे ही कंडीशन नॉर्मल होता है फिर वो वापस आ जाते हैं। जैसे साइबेरिया बर्ड जो होते हैं वो कैनपी दैट इज द क्यूलोडेओ नेशनल पार्क, जो कहाँ है, राजस्थान में है, भरतपुर में है। तो वहाँ पे जो बर्ड क्या होते हैं, माइग्रेट करके कुछ टाइम के लिए चले जाते हैं, और जब उनका फेवरेबल कंडीशन आता है फिर वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट। लेट्स सी हाइबरनेट. So hibernate, the condition or period of animals or plant spending their winter in a dormant state. ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जैसे बहुत ज़्यादा वो हो गया विंटर, खासकर ये विंटर कंडीशन में पाए जाते हैं। तो जब ऑर्गेनिज्म कोल्ड कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं तो अपने बॉडी को क्या करते हैं, छुपा लेते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं। ठीक है, और फिर जब नॉर्मल कंडीशन होता है तो बाहर आ जाते हैं। जैसे स्लोथ बियर हो गया, हाइबरनेटिंग बैट्स हो गए, ठीक है, हाइबरनेटिंग टर्टॉइज हो गए, टर्टल हो गए, ठीक है, हाइबरनेटिंग फ्रॉग हो गया, हाइबरनेटिंग बियर हो गया, हाइबरनेटिंग चिमुक हो गया, हाइबरनेटिंग हेजहॉग हो गया। ठीक है, तो ये अपने स्ट्रेसफुल कंडीशन, अपने नॉर्मल कंडीशन, अपने अनफेवरेबल कंडीशंस जब इनको सुटेबल वहाँ नहीं करता है तो अपने आप को हिडन कर लेते हैं, और जब ही जैसे ही ये नॉर्मल कंडीशन होता है ये बाहर आ जाते हैं। कम टू नेक्स्ट। एस्टिमेट, एक ये ऐसा कंडीशन है जिसमें प्लांट और एनिमल्स होते हैं स्पेंडिंग द समर टू अवॉइड हीट एंड डेसिकेशन ड्राइनेस इन ए डोरमेंट स्टेट। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो गर्मी में या ज़्यादा गर्मी में और अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, द कंडीशन आर पीरियड ऑफ एनिमल्स और प्लांट स्पेंडिंग द समर टू अवॉइड हीट एंड डेसिकेशन। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हीट को अवॉइड करते हैं या ड्राइनेस को अवॉइड करते हैं। ठीक है, और वो करके समटाइम्स के लिए चले जाते हैं, ठीक है, और छुप जाते हैं, और फिर कुछ टाइम के बाद से जैसे ही लगता है कि अब हमारी बॉडी नॉर्मल हो गई, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेके फिर वो बाहर आ जाते हैं।
जैसे स्नेल्स जो घोंगे हैं, आपने देखा होगा कि जब विंटर ये होता है, रेनी सीजन होता है, तो वो पानी पे क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। और जैसे ही रेनी सीजन खत्म होता है तो वो ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं, तो उनका भी एक टाइम होता है जब वो बाहर आते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, द एनिमल्स गो इनटू ए वेरी डीप स्लीप एंड व्हाइल इट इज asleep the metabolic rate slow down greatly and the core body temperature is substantially lowered। ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जब उनके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छे से नहीं हो पाती है, ठीक है, तब वो क्या करते हैं, डीप स्लीप के लिए चले जाते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और एनी मैमल्स दैट रिटर्न इनएक्टिव फॉर मेनी वीक्स विथ बॉडी टेम्परेचर लोअर देन द नॉर्मल मे बी सेड टू बी हाइबरनेशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जब उनका बॉडी का टेम्परेचर जो है नॉर्मल नहीं रह पाता है, नॉर्मल टेम्परेचर से कंपेयर में लोअर होता है, ठीक है, तो अपने आप को क्या करते हैं, छुपा लेते हैं, और जब नॉर्मल टेम्परेचर आ जाता है, उनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वहाँ के टेम्परेचर से जब मैच करता है तो फिर अपने नॉर्मल रूटीन में बाहर निकल आते हैं, जैसे स्क्वायरल हो गया, पॉकेट गोफर हो गया और टर्टवाइज हो गया, देन स्नेल्स भी हैं, ठीक है। सो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट हाउ एन ऑर्गेनिज्म, whatever plants, whatever animals can adjust according to abiotic condition। ठीक है, जैसे उसमें होम्योस्टेटिस था, थर्मोरेगुलेशन था, ऑस्मोरेगुलेशन था, रेगुलेट थे, एस्टिवेशन था, हाइबरनेशन था, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं उसके। तो ये कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ go through it, listen it and again, and if you have any doubt you can ask in your doubt session. Thank you, stay safe and stay happy. Thank you.